नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दिल्ली में सोमवार को लाल किले के पास बम विस्फोट हुआ, कई लोग मारे गए। उसके बाद से चर्चा है, खोजबीन हो रही है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लगातार विस्फोटक बरामद हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। सवाल उठ रहा है कि ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में है वो चल कैसे रही थी। ये अड्डा था इन आतंकवादियों का, तो इन आतंकवादियों का अड्डा चलता रहा और किसी को पता नहीं रहा। इस तरह के कितने संस्थान हैं देश में। मेरा तो मानना है कि ऐसे सारे संस्थानों का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। जितने भी मुस्लिम संस्थान हैं उन सब का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। स्पष्ट हो जाना चाहिए हमारे दिमाग में, हमारी एजेंसियों के दिमाग में, सरकार के दिमाग में, और जो लोग इस देश का हित चाहते हैं उन पॉलिटिकल लोगों के दिमाग में कि दुश्मन असली कौन है, देश का विरोधी कौन है, देश का सत्यानाश कौन करना चाहता है, देश को नष्ट कौन करना चाहता है। एक बात। दूसरी बात, इस घटना के बाद से आप महसूस कर रहे होंगे कि एक अजब सा सन्नाटा है। वो हल्ला गुल्ला नहीं है, वो आरोप प्रत्यारोप, वो सवाल पूछने की कोशिश, ये सब नहीं हो रही है। अमेरिका का जो विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, वो कह रहा है कि भारत बड़ा संयम से काम कर रहा है, प्रोफेशनली काम कर रहा है। जांच हो रही है, जांच का नतीजा आने के बाद ही भारत कोई रुख अपनाएगा। उनका मतलब आप समझिए, वो कह रहे हैं कि भारत ने घटना होते ही पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, और इस घटना के तार तुर्की से जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितना प्रमाण मिला है, सबूत मिला है, ये जो आतंकवादी थे, डॉक्टर आतंकवादी, तथाकथित डॉक्टर, जो डॉक्टर के भेष में भेड़िए थे, इंसानियत के दुश्मन थे, उन सब का हैंडलर जो है तुर्की में बैठा हुआ था। तुर्की की सरकार खंडन कर रही कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन पाकिस्तान को तो हम देख रहे हैं पिछले 79 साल ऐसी बातों का, ऐसी खबरों का खंडन करता रहता है, तो उसका कोई मतलब नहीं। सबको, पूरी दुनिया को मालूम है कि तुर्की भारत विरोधी है, भारत के विरोध में किसी भी हद तक जा सकता है। तो इसलिए तुर्की के मामले को अभी छोड़ते हैं, अभी अपने घर के मामले की बात करते हैं, पाकिस्तान के मामले को भी अभी छोड़ते हैं। ये सन्नाटा क्यों है? सन्नाटा इसलिए है कि ये जो मुस्लिम जिहादियों का पैरोकार वर्ग है, इसको इस बार समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां, सरकार करने क्या जा रही है, उसका अगला कदम क्या होगा। सरकार अपने अगले कदम के बारे में कुछ बोल नहीं रही है, तो इससे और इनके मन में डर बैठ गया है। ये दरअसल ये बात करते हैं मुसलमानों की, ये मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं, ये हितैषी हैं जिहादियों की, जो आतंकवाद को फैलाना चाहते हैं। तो अब एक नया ट्विस्ट देने की कोशिश हो रही है। ये इस डर का नतीजा है, डर की वजह से ये बात सामने आ रही है, ये तर्क सामने आ रहा है। तुलना किससे की जा रही है, जिससे तुलना कोई हो नहीं सकती। तो तुलना किससे और किस तरह की जा रही है? तुलना की जा रही है अमेरिका से। कहा जा रहा है कि 9/11 जो ट्विन टावर पर हमला हुआ था, 2 हवाई जहाज़ जो है उसमें घुसा दिए गए थे आतंकवादियों द्वारा, हज़ारों लोग मारे गए थे, सबसे बड़ा आतंकी हमला था अमेरिका पर। तो अब आप देखिए वो कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि अमेरिका ने आतंकवाद से लड़ाई लड़ी, अपने देश के मुसलमानों से नहीं। अब इस बात को समझिए कि आप आतंकवाद से लड़ाई लड़िए, अपने देश के मुसलमानों से नहीं। अरे भाई, जो 9/11 में शामिल थे वो अमेरिका के मुसलमान नहीं थे। जो हमारे यहाँ आतंकी घटनाएं कर रहे हैं वो हमारे यहाँ के आतंकी हैं, या तो पाकिस्तान से आते हैं, या पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आते हैं, या पाकिस्तान से पैसा लेकर काम करते हैं। तो इनको बचाना, अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इन जिहादियों को बचाएं कैसे। तो इस मामले को थोड़ा फैलाना चाहते हैं कि अमेरिका से सीखिए। तो इनसे कोई पूछे कि हे मूढ़, तुम्हें पता है कि 800 साल मुसलमानों का आतंक, अत्याचार, हत्या, बलात्कार, धर्म परिवर्तन, इसका नंगा नाच देखा है इस देश ने, इस देश के सनातनियों ने। अमेरिका ने देखा है क्या? थोड़ी सी घटना हुई नाइजीरिया में, कुछ क्रिश्चियन मारे गए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम नाइजीरिया पर हमला करेंगे।
भारत ने कभी कहा, भारत के किसी नेता ने, किसी पार्टी के नेता ने, किसी प्रधानमंत्री ने कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं, हम बांग्लादेश या पाकिस्तान पर हमला करेंगे। पाकिस्तान से जो भी लड़ाई हुई हमारी इसलिए नहीं कि वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान ने लड़ाई शुरू की, हमला किया इसलिए, या फिर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की, आतंकवादी हमले का जवाब देने के लिए। हिंदुओं की चिंता नहीं, हिंदुओं को पूछ कर पहचान कर मारा पहलगाम में आतंकवादियों ने। भारत में किसी एजेंसी ने, किसी सरकार के समय क्या ऐसा हुआ कि पूछ कर मारा गया हो कि तुम्हारा मजहब क्या है? अब इसमें भारत सरकार क्या कर सकती है और भारत के लोग क्या कर सकते हैं अगर हर आतंकवादी मुसलमान निकलता है? कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ हर मुसलमान को आतंकवादी बता रहे हैं। हर मुसलमान को कोई आतंकवादी नहीं बता रहा है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है, ये तथ्यात्मक रूप से सही है। और क्यों है? एक चिदंबरम का, जो पूर्व गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं, उनका एक ट्वीट आया है कि मैंने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भी कहा था कि पहले ये पहचान कर लो, ये पता कर लो कि जिन लोगों ने ये काम किया वो भारतीय हैं या पाकिस्तानी हैं, उनकी पहचान तो कर लो। तो उनका सारा जोर था कि होम ग्रोन टेररिज्म भी है, मतलब भारत के अंदर के भी आतंकवादी हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने जो अगली बात कही उससे उनकी नीयत पता चल जाती है। उन्होंने कहा हमको इस बात पर विचार करना चाहिए कि आखिर ये युवा पढ़े लिखे आतंकवादी क्यों बन रहे हैं। अब इस भोलेपन को क्या कहिएगा? अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको सार्वजनिक जीवन में और राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब आप दोगले हैं, आप सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आप दरअसल आतंकवादियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हैं। ये आतंकवाद इसलिए यहाँ के पढ़े लिखे या दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, ज़्यादातर आतंकवादी पढ़े लिखे। ओसामा बिन लादेन कम पढ़ा लिखा था, वो तो भारतीय नहीं था। लंदन में जो ट्रेन में बॉम्बिंग हुई उसमें जो शामिल था, जो उसका मास्टरमाइंड था, वो इंजीनियर था। तो भारत का था क्या? ये पढ़े लिखे भारत के जो पढ़े लिखे आतंकवादी बन रहे हैं उसके बारे में आप सवाल उठा दें, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन ये बताइए दुनिया भर में जो पढ़े लिखे आतंकवाद के रास्ते पर जा रहे हैं, आतंकवादी बन रहे हैं, बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? उस पर भी तो विचार होना चाहिए। उन सब का कारण एक है, सूत्र एक ही है कि उनका मजहब उनको सिखाता है ये करना। उनका मजहब कहता है कि जो भी नॉन बिलीवर्स हैं उनको जीने का अधिकार नहीं है। ये आतंकवादी इसी सोच के कारण बनते हैं। वो ये मानकर चलते हैं कि हमारे मजहब का आदेश है कि जो भी नॉन बिलीवर है यानी जो भी काफिर है उसको जीने का अधिकार नहीं है और उसको मारना मजहब का काम है, ये शबाब का काम है। इसलिए आतंकवादी बनते हैं, इसलिए नहीं कि उनको रोजगार नहीं मिला, इसलिए नहीं कि उनको शिक्षा नहीं मिली। अगर डॉक्टर बनकर, MBBS MS बनकर भी आप आतंकवाद के रास्ते पर चल रहे हैं तो जाहिर है आप अभाव के कारण या फिर आप किसी अत्याचार के कारण या फिर आप किसी और दूसरे कारण से आतंकवादी नहीं बन रहे हैं। आपका मजहब यही सिखाता है। और इन डॉक्टरों को कौन हैंडल कर रहा था? एक मौलवी। उस मौलवी के कहने पर चल रहे थे। और वो मौलवी क्या सिखाएगा? यही सिखा सकता है। तो भारत में जितने इस तरह के संस्थान हैं जो मजहबी शिक्षा देते हैं, इस्लाम की शिक्षा देते हैं, वो जब तक चलते रहेंगे हम आतंकवाद से लड़ते रहेंगे। कभी एक जीत मिल जाएगी, ज़्यादातर समय पर हारते रहेंगे। हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो 24 घंटे चौकन्ना रहे हैं। और उनको, फिर मैं पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि उनको हर बार सफल होना है और आतंकवादियों को एक बार सफल होना है। ये फर्क है इस लड़ाई में कि आप चाहे जितने चौकन्ने रहें। आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर किया, इससे बड़ा सबक क्या सिखा सकते थे? लेकिन पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि उनको इससे कोई मतलब नहीं कि उनके कितने जेट गिर गए, कितने विमान गिर गए, कितने जो है एयरबेस नष्ट हो गए।
आतंकवादियों के हेडक्वार्टर नष्ट हो गए, कितने 100 लोग मारे गए, कितने सैनिक मारे गए, इस सब से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका जो उद्देश्य है वो गजवाए हिंद है। आज कोई मुस्लिम संगठन ये घोषित कर दे कि गजवाए अमेरिका करना है, फिर देखिए अमेरिका का क्या रुख होता है, तब आपको तुलना करने का मतलब समझ में आएगा। तो ये तुलना जो की जा रही है ये सिर्फ जिहादियों को बचाने के लिए, उनको कवर फायर देने के लिए पहली बार हो रहा है। जब से मैं देख रहा हूं इस तरह की गतिविधियों पर, इस तरह के घटनाक्रम पर पहली बार हो रहा है कि ये जो लेफ्ट इकोसिस्टम है वो पहली बार डिफेंसिव पर है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इन जिहादियों का बचाव कैसे करें। पहली बार उनके मन में डर है और ये डर बहुत अच्छा है और ये डर बढ़ना चाहिए। जो भी देश के विरोध में काम करे उसके मन में डर होना ही चाहिए। नहीं हो तो डर पैदा किया जाना चाहिए कि देश के विरोध में काम करने की सजा मिलेगी। ये गलती नहीं है जो माफ कर दी जाए, ये अपराध है जिसकी सजा मिलनी चाहिए। तो अगर आप इनको गलती मानकर, जैसे फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि ये भटके हुए युवा हैं, तो फारूक अब्दुल्ला दरअसल उनको बचाने का काम कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में आतंकवाद को पाला पोसा बढ़ाया है, पाकिस्तान के समर्थक रहे हैं, अब भी हैं। समय समय पर अपने सुविधा के अनुसार थोड़ा सा पाला बदलते हुए दिखते हैं, लेकिन वो मन से नहीं, स्ट्रेटजी के तौर पर, रणनीति के तौर पर, कि अगर तापमान ज़्यादा बढ़ रहा है तो थोड़ा सा जो है अपना रवैया बदल लो, नरमपंथी की तरह दिखने लगो। अंदर से वही है। तो आज जो परिवर्तन देश में हो रहा है, जिस तरह से माहौल बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है, लोगों के मन में जो गुस्सा उभर रहा है कि आखिर कब तक इसे बर्दाश्त करेंगे और क्यों बर्दाश्त करेंगे, तो अब लोगों के मन में ये बात स्पष्ट होती जा रही है कि दरअसल शत्रु कौन है। हमारे देश के विरोध में, हमारे धर्म के विरोध में, सनातन के विरोध में, हमारी संस्कृति के विरोध में कौन खड़ा है। ऐसे लोगों की पहचान करना और उनको सजा देना जरूरी है। फिर कह रहा हूं, गलती की माफी होती है, अपराध की सजा होती है। और जब तक सजा नहीं दी जाएगी, कानून क्यों बनते हैं? कानून अपराध के खिलाफ एक डेटरेंस है कि अगर हम अपराध करेंगे, हत्या करेंगे, बलात्कार करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, स्मगलिंग करेंगे, तो हमको सजा मिल सकती है। और ये सजा जितनी त्वरित होगी, मतलब न्याय व्यवस्था जितनी त्वरित होगी, जितनी जल्दी फैसला होगा, ये डर, ये डेटरेंस का काम कानून उतना ज़्यादा करेगा। इसी तरह से इन आतंकवादियों के खिलाफ, और मैं बार बार कह रहा हूं कि इन आतंकवादियों के ही खिलाफ नहीं, इनके जो मददगार हैं, जैसे अर्बन नक्सल की बात की गई थी, ये अर्बन टेररिस्ट हैं जो आतंकवादियों के बचाव का काम करते हैं। जैसे ही आतंकवादी पकड़ा जाता है, मुसलमान मुसलमान चिल्लाने लगते हैं। इनमें से किसी को किसी मुसलमान की कोई चिंता नहीं है। इनको चिंता सिर्फ आतंकवादियों की है कि आतंकवाद चलता रहे, हिंदू मारे जाते रहें, हिंदू हमेशा डरे रहें। तो इनके लिए वो विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं मुसलमानों, कि मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये सब बहाने हैं आतंकवादियों को बचाने के। सवाल ये है कि भारत में मान लीजिए कि ये सब हो रहा है, दुनिया के और देशों में क्यों हो रहा है? दुनिया के और देशों में मुस्लिम संगठन क्यों हिंसा कर रहे हैं? जब दूसरे लड़ने के लिए नहीं मिलते तो आपस में लड़ रहे हैं। तो हिंसा इनके मजहब का अभिन्न अंग है। इनके लिए वो नॉर्मल बात है, सामान्य बात है। इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मारे जाते हैं। इनका उद्देश्य पूरा होना चाहिए। वो अपने उद्देश्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए लड़ रहे हैं और उसके लिए जान लेने और जान देने दोनों के लिए तैयार हैं। ये जो फिदायीन डॉक्टर मारा गया, आखिर इसको क्या कमी थी? परिवार में, समाज में, देश में किसी तरह की कोई कमी नहीं। अच्छी नौकरी, अच्छी पढ़ाई, सब कुछ अच्छा, जीवन अच्छा, लेकिन इसने क्यों जान दे दी? अपने मजहब के लिए,
अपने मजहब के लक्ष्य को हासिल करने के लिए। इस बात को जब तक नहीं समझेंगे हम, और ये मैं मानता हूं कि इन आतंकवादियों से ज़्यादा खतरनाक हैं इन आतंकवादियों के समर्थक, जो इनके समर्थन में हर समय उठकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करने और ऐसे लोगों के खिलाफ कानून बनाने की ज़रूरत है, जो अमेरिका और इंग्लैंड में कानून बना था और है भी, होमलैंड सिक्योरिटी, कि अगर आप आतंकवादियों के, अपराधियों के मददगार हैं तो आपके साथ भी वही ट्रीटमेंट होगा जो अर्बन नक्सल्स के साथ हमने किया। और आज देखिए उसका नतीजा, नक्सलिज्म, माओवाद जो है खात्मे की ओर है। तो आतंकवादियों और उनके समर्थकों को जब तक अलग अलग करके देखते रहेंगे, ये समस्या हल नहीं होने वाली है। देश में इस समस्या को हल करना है तो पहले देश के अंदर छिपे दुश्मनों को पहचानना पड़ेगा, आस्तीन में पल रहे सांपों को पहचानना पड़ेगा। इन सांपों को हम दरअसल दूध पिला रहे हैं, पाल पोस रहे हैं। जब ये डस लेते हैं तब 10 लोग उन्हीं उसी सांप के समर्थन में आ जाते हैं कि वो बेचारा है, बेजुबान है, उसके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए, उसके बचाव में आ जाते हैं। तो फिर कह रहा हूं, बार बार कहता हूं, सबको, जितने लोग इस देश का हित चाहते हैं उनको समझ लेना चाहिए, उनके अंदर एक शत्रुबोध जरूर होना चाहिए कि दरअसल हमारी लड़ाई किससे है। हमारी लड़ाई व्यक्तियों से नहीं है, हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है, एक विचार से है, एक आइडियोलॉजी से है, जिसका मानना है कि हमें यानी सनातनियों को, यानी काफिरों को जीने का अधिकार ही नहीं है। और इसके अलावा जो उनकी मान्यता है कि सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं है, यानी वो हमारे अस्तित्व को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में जो ये आतंकवादियों के समर्थक हैं, ये अर्बन टेररिस्ट जो है, इनके साथ आतंकवादियों जैसा ही व्यवहार होना चाहिए कानून का। कानून के मुताबिक जो सज़ा आतंकवादी को मिलती है वही सज़ा इन शहरी आतंकवादियों को भी मिलनी चाहिए। अभी तो आश्चर्य कुछ लोग कर रहे हैं कि ये पढ़े लिखे लोग आतंकवादी क्यों बन रहे हैं। सवाल यह है कि उससे कई गुना बड़ी संख्या में पढ़े लिखे लोग आतंकवादियों का समर्थन क्यों कर रहे हैं। आखिर चिदंबरम को पूछना चाहिए अपने नेता से, राहुल गांधी से, और अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं से और खुद से, कि वो हर बार आतंकवाद के समर्थन में क्यों आ जाते हैं। आतंकवाद का समर्थन करने के लिए, उसका बचाव करने के लिए ही कांग्रेस ने एक शब्द गढ़ा, सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद, ताकि इन आतंकवादियों को बचा सकें। इन आतंकवादियों को बचाने के लिए एक झूठा ये अभियान चलाया गया, और झूठ के पांव होते नहीं तो वो खड़ा रह नहीं पाया। और इनके बड़े बड़े नेताओं ने इस अभियान को चलाया, और इनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, इसका जिक्र पहले भी मैं कर चुका हूं, बहुत से लोग कर चुके हैं, अखबारों में छप चुका है, मीडिया में आ चुका है, कि यूएस एम्बेसडर से मिलकर राहुल गांधी ने कहा था कि इस्लामी आतंकवाद से ज़्यादा बड़ा खतरा सैफरन टेररिज्म है। ये है सोच, हमारी लड़ाई इस सोच से है। व्यक्ति तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर ये सोच बनी रहेगी तो फिर हम ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाएंगे। तो ज़रूरत व्यक्ति को मारने की नहीं, इस सोच को मारने की है। इसका जड़ से उन्मूलन जब तक नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा, और उस दिशा में जब तक हम काम नहीं करेंगे हम आगे बढ़ने वाले नहीं, प्रगति करने वाले नहीं। तो पहली नज़र सरकार की होनी चाहिए, जितनी मजहबी संस्थाएं हैं मुसलमानों की, इनका फॉरेंसिक ऑडिट ज़्यादातर को तो बंद ही कर देना चाहिए। क्यों चलना चाहिए मदरसा इस देश में? सेकुलर देश है तो मदरसे क्यों चलने चाहिए? और सबसे पहला जो एक्शन होना चाहिए वो दारुल उलूम देवबंद। दुनिया में जहां भी आतंकवादी हैं उनका कोई ना कोई नाता देवबंद से ज़रूर है। ये फैक्ट्री है आतंकवादी बनाने की। फैक्ट्री को जब तक बंद नहीं करेंगे तो उसके सामान को पकड़ लेने से, उसके सामान को जब्त कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है। नया सामान बनेगा, फैक्ट्री चलती रहेगी, सामान बनता रहेगा।
हम सामान जब्त करते रहेंगे, वो नए सामान बनाते रहेंगे। तो आतंकवादियों को पकड़ना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है आतंकवाद को पैदा करने वाली सोच से लड़ना, उसको ख़त्म करना। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।